हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जैक्ट स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि आरपीएससी ग्रेड सेकंड की पोस्ट निकली हुई है और सीनियर टीचर की पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोग देख भी चुके होंगे। हालांकि मेरा फर्ज है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँचाना, तो लेट ही सही लेकिन आप लोगों तक अपडेट सही और सटीक एकदम तेज़ पहुंचाई जाती है। दोस्तों उसी के क्रम में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है और दोस्तों सिलेबस क्या हो सकता है क्या है, और वेतन इसका देखेंगे कितना ग्रेड पे है, कितनी वेतन मिलती है। दोस्तों आरक्षण से संबंधित सारी बारीकियों को हम लोग देखेंगे और छूट में जो जो चीज़ हर कैटेगरी की छूट छूट देखेंगे। और उसके बाद में पद देखेंगे कितने पद हैं, पहले ही पद देखेंगे, पद पहले देखेंगे, एक ही पद देखेंगे। और दोस्तों सभी राज्यों को मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे, भला थोड़ा लेट हो जाए लेकिन अच्छे से चीज़ों को बारीकी से देखते हुए चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ, बारीकियों से देखते हैं। उसके बाद में आप लोग फॉर्म भरना और सबमिट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम देख रहे हैं यह वैकेंसी है और वरिष्ठ अध्यापक जिसे सीनियर टीचर कहते हैं। 8 विषयों में आठ सब्जेक्ट्स में निकली हुई पोस्ट, 8 विषयों के लिए निकली हुई पोस्ट। और टोटल पोस्ट दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर 2129 पोस्ट है। ठीक, 2129 पद है। तो आप लोग बहुत अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। 2100, 2000, 3000 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दोस्तों विषय देख लीजिए, हिंदी के लिए 273 पोस्ट है। कितनी? 273, काफ़ी ठीक ठाक है। और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है 273। अनुसूचित क्षेत्र के लिए दोस्तों अलग है, 15 सीट है, 15 पद हैं। और टोटल दोस्तों 228 पद हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। और अंग्रेजी के देख लीजिए, अंग्रेजी के हैं 242 पद। ठीक है दोस्तों, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और यहाँ पर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र के हैं। तो आप लोग समझ जाना, ऊपर लिखा भी है। ठीक दोस्तों, फिर से देख लीजिए साफ साफ। तो अंग्रेजी के लिए 242 हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद और 85 हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद। टोटल दोस्तों 327 पोस्ट हैं। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, गणित के सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 539 पोस्ट हैं और 155 अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं और 694 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, यह है पोस्ट। अब देख लीजिए पूरी टोटल पोस्ट दी हुई है, एक एक सब्जेक्ट की पोस्ट दी हुई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हालांकि नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग सरकारी.com पे या कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। 1727 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 402 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। पोस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानकारी क्या, उसमें गिनती ही आप लोग को देखनी है कितनी कितनी पोस्ट है। क्योंकि जो वर्गवार श्रेणीवार वैकेंसी का जो है पूरी डिटेल नोटिस निकाल के आप लोग को बताया जाएगा किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो यह अलग से नोटिस निकाली जाएगी। यहाँ पर लिखा है, यह जो चीज़ें बताई गई हैं तो यहाँ पर हम सार बताए दे रहे हैं इसका, कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट है, क्या गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट है, उसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में जो पोस्ट के में एलिजिबल है वो भी इसमें भर सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्ट में। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले पोस्ट में एलिजिबल लोग छात्र छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की जो है नहीं भर सकते। तो ये सब चीज़ें याद रखना, गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही सम्मिलित होंगे और अनुसूचित क्षेत्र वाले अनुसूचित क्षेत्र में तो सम्मिलित होंगे, लेकिन वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह अंतर थोड़ा समझ लेना, ध्यान से फॉर्म भरना, कहीं गलती ना कर देना आप लोग। बाकी यहाँ पर कुछ जानने वाला नहीं, जहाँ पर जानने वाला वहाँ डायरेक्ट आप लोगों को ले चलते हैं। देख लीजिए जी, यहाँ पर आप लोगों की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषयों के लिए। ठीक है, ये इतनी विषय दी गई हैं। कितनी कितनी विषय टोटल फिर से देख लेते हैं एक बार। हिंदी 1, अंग्रेजी 2, गणित 3, संस्कृत 4, उर्दू 5, पंजाबी 6, 6 सब भाषाओं के लिए वैकेंसी निकली हुई है, पद निकले हुए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पद भाषाओं में शायद हिंदी के हैं, फिर से देख लेते हैं ऊपर, हिंदी के नहीं अंग्रेजी के होंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा पद इसमें 327 पद अंग्रेजी के लिए। तो हालांकि पोस्ट सब में ज़्यादा है, ठीक ठाक है। तो यह है आप लोगों का एलिजिबिलिटी। तो आप लोग देखिए, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन लेवल पर, क्या दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों के पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो। मतलब एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास में विषय का होना चाहिए, चाहे वह किस भी ईयर वर्ष में हो। एक कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे आप लोगों का 3 साल चलता हो, चाहे वह 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, आप लोगों के पास हिंदी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, चाहे जिस ईयर में हो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना।
इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी समझाने वाली, और कुछ अगर आप लोगों को ना समझ में आता हो तो समझा देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बस, ठीक है दोस्तों। तो विज्ञान विषय के लिए देख लीजिए, विज्ञान विषय में हम ग्रेजुएट चाहिए और उसके इक्वलेंट चाहिए, ठीक है, जो यूजीसी के द्वारा यूजीसी विद एट लिस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए आप लोग अपने सब्जेक्ट, तो इसी सब्जेक्ट में आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विषय विज्ञान विषय के लिए देख लीजिए। इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए और 2 सब्जेक्ट से होना चाहिए, आप लोगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और फिलॉसफी हो गया, ठीक है। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड वही है, 2 सब्जेक्ट आप लोगों के पास होने चाहिए लास्ट तक, ठीक है। ये बताया गया है इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आप लोगों के पास में। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो दोस्तों दूसरा है, तो दूसरा तो सबके पास में हिंदी रिटन में होनी चाहिए, देवनागरी लिपि जो होती है, और नॉलेज राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबको हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो दोस्तों कुछ भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप लोग हमको मैसेज कर देना, हम इसका बढ़िया विधिवत आप लोगों को एक लिख के लेख समझा देंगे। चाहे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे जितना लगा तो मैंने समझा दिया, संस्कृत हिंदी भाषा के क्षेत्र में, विज्ञान विषय के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशोलॉजी के लिए, तीनों में आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए। और विज्ञान साइंस में और आप लोगों का सोशोलॉजी में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और चाहे दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनता हो। हिंदी अंग्रेजी में आप लोगों के पास में 1 साल तक कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होना चाहिए, तीनों साल में, किसी भी साल में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, सबसे गजब की यहाँ पर चीज़ दी हुई है। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो लास्ट जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लास्ट ईयर में हैं, वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो सब भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, मतलब परीक्षा से पूर्व आप लोगों के पास में अर्हता अर्जित होनी चाहिए। मतलब आप लोगों का पेपर हो जाना चाहिए, आप लोगों का रिजल्ट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए जब तक इसकी परीक्षा हो। तो यह यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप लोग ध्यान से भरना। अगर आप लोगों का हो सकता है कि हाँ इसकी परीक्षा बाद में होगी, पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा ग्रेजुएशन का 3rd ईयर का, तो आप लोग बिल्कुल इसको भरिए, अपीयरिंग में भी भर दीजिए, ठीक है। और भर दीजिए, भरना ना सोचिए, आप लोग भर दीजिए। अपीयरिंग वाले बिल्कुल भर सकते हैं। कारण ये है, बाई चांस मौका मिल गया, लेट लतीफ़ हो गया, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या कराए, तो हो सकता है परीक्षा से पूर्व आप लोगों का रिजल्ट आ जाए और आप लोग इसमें एलिजिबल हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप लोग इसको फॉर्म भरिए और अच्छे से भरिए, आप लोग कहीं चूक मत करना। इसका देख लेते हैं वेतन। वेतन बहुत अच्छा है इसका, ग्रेड पे देख लीजिए, ग्रेड पे 4200 है, चूँकि लेवल 11 की पोस्ट है, लेवल 11 की पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आप लोग इसको बिल्कुल फॉर्म भरिए और कहीं से चूक मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आयु सीमा देख लीजिए, क्योंकि आयु सीमा भी बतानी थी मुझे। आयु सीमा दोस्तों 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सबके लिए बराबर है, 18 से 40 वर्ष, ठीक है। बाकी वही जो ये राजस्थान छात्र छात्राओं के लिए है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष, आयु में छूट दी गई है, 5 साल दी गई, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात है, ईडब्ल्यूएस को शामिल कर लिया गया है। ईडब्ल्यूएस में को आयु में छूट दी गई है 5 साल तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है राजस्थान ने, जो इनको दी है, और अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी एसटी सबको दिए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 साल की छूट है, ठीक। महिलाओं के लिए 10 साल की छूट है, राजस्थान के लिए है सिर्फ छूट है, बाकी किसी भी अन्य राज्य के लिए नहीं छूट है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और सामान्य अनारक्षित वर्ग महिला के लिए, मतलब जनरल महिला के लिए भी छूट दे दी गई है 5 साल तक। ये कमाल कर दिया भाई साहब, बेमिसाल कर दिया। 5 साल तक छूट है जो जनरल महिला है, ठीक है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि आप अदर स्टेट की हैं कि राजस्थान की हैं, तो आप किसी भी स्टेट की हैं, किसी भी राजस्थान की हैं, आप लोगों को 5 साल की छूट मिलनी तय है, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप लोग 45 साल के तो बिल्कुल डाल सकती है फॉर्म। विधवा विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। बाकी सब लोग आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आप
किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से इसमें लिखा गया, सब दिया हुआ है। मैंने मेन मेन चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए जी फटाक से आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। और बाकी आरक्षण आप लोगों को बता ही गई दिया गया है, क्योंकि अभी वर्गवार सीटों का वर्गीकरण बाकी है कि वर्ग आप लोगों को कैटेगरी वाइज सीटें जारी की जाएंगी, तो अलग से नोटिस निकाली जाएगी। तो देख लीजिए चयन की प्रक्रिया देख लीजिए, चयन की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। तो चयन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण जिसे कहते हैं, पद्धति का अपनाया जाएगा। तो ये तो हर स्टेट में हो गया कि ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में लिख देते हैं ताकि इनको कोर्ट से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, सबके लिए नियम सेम है। तो प्रतियोगी परीक्षा होगी और तब आप लोगों को इसमें लिखित परीक्षा के में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, इतना याद रखना। परीक्षा का स्थान एवं वो यथासंभव सूचित किया जाएगा आप लोगों को नोटिस के माध्यम से। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तो देख लीजिए, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए देख लीजिए, विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। अभी मतलब पाठ्यक्रम इसका जारी नहीं किया गया है, तो ये भी बढ़िया बात बताई गई है। और इसकी आवेदन अवधि देख लीजिए, 26 दिसंबर से आप लोगों का आवेदन स्टार्ट है और 24 जनवरी तक आवेदन होगा रात्रि 12 बजे तक। तो आप लोग समय न गंवाते हुए, आप लोगों का जैसे ही 26 दिसंबर आए वहीं उसी तारीख से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, और आप लोगों को बेहतरीन फॉर्म भर जाएगा और कहीं वेबसाइट की दिक्कत नहीं आएगी। आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए, तो आवेदन प्रक्रिया आप साइट पर जाइए और फॉर्म भरिए। तो इसका फॉर्म भरना हम बता देंगे, अभी किसी का भी फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को फॉर्म भरते भरते सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाई पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई नहीं, फीस देख लीजिए, फीस भी आप लोगों को जानना जरूरी है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो अभी बता देंगे, पहले ये देख लीजिए फीस के बारे में। सामान्य की फ़ीस, जनरल की फ़ीस दोस्तों 600 रुपये है। और आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग हो गया तो 400 रुपये फीस है। आर्थिक रूप से कमज़ोर 400 रुपये फीस है। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। कोई भी नोट वोट पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है। देखिए बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट पेपर वन का दिया हुआ है। ठीक है, पेपर 1 200 नंबर का होगा, क्या नंबर का होगा, और पेपर 2 300 नंबर का होगा। फिर से देख लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं। पेपर 1 होगा 200 नंबर का और पेपर 2 होगा 300 नंबर का। पेपर 1 में क्या क्या आएगा? द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 नंबर का आएगा। 2 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को करने के लिए। सब्जेक्ट देख लीजिए, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान आप लोगों को पढ़ना है, तो बस ये समझ लीजिए राजस्थान स्पेशल पूरा सेट कर जाना है। करंट अफेयर्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स राजस्थान की होनी चाहिए, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जीके होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आएंगी, कितनी आएंगी, हैं कितने, 1 2 देख लीजिए। कोई सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 25-25 नंबर रख लीजिए। निगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द अवेलेबल ऑफ आंसर। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 4 ईवर रॉन्ग मार्क, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग है, 0.25% की मार्किंग है। तो आप लोगों का 4 करेंगे तो एक गलत कर देगा। ठीक है, ये काट लेगा, ये बता रहा है और कुछ नहीं। ठीक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, 40% आप लोगों को लाने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 देख लीजिए, पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 नंबर, मतलब 300 नंबर का आएगा आप लोगों का। 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे यह पेपर करने के लिए, 300 मार्क्स का आएगा। और वो कितना मिलेगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन गुणे 2 कर दो, आप लोगों का 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। ठीक है दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग तो आप लोगों को पता है, 1/4 बता ही चुके, तो 1/4 अप्लीकेबल होगी सेकंड पेपर में भी। ठीक, और रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। ठीक है, 40% क्वालिफाइंग है, वो भी जैसे ऊपर था, बाकी वही सब है। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट आप लोगों को देखना जरूरी है। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों का
लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कुछ भी है, तो आप लोगों का रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी है आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो आप लोगों के पास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का ग्रेजुएशन स्तर पर पूछा जाएगा। फिर टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों का हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी से हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी क्या है, तो वो सब पेडागोजी आप लोगों की इसमें पूछी जाएगी, ठीक है। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को भार लगेगा। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का ये वादा है कि धीरे धीरे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से एक वादा किए दे रहे हैं कि हिंदी की चिंता छोड़ दीजिए। हिंदी साहित्य हो चाहे हिंदी ग्रामर, इस चैनल के माध्यम से पीजीटी की लेवल के, नेट जीआरएफ के लेवल की आप लोग को हिंदी दिखाई पड़ेगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसको फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ का पहले पीवाईक्यू चलाए जाएंगे, फिर आप लोग की थ्योरी चलाई जाएगी, फिर एमसीक्यू चलाए जाएंगे, ठीक है। बैक टू बैक आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, बुक से पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल सटीक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों ये था आप लोगों का मोटा मोटा आइडिया क्या था पूरा, आप लोगों को लगभग जो थंबनेल में बताई गई थी चीज़ें वह बता दी गई हैं। एक बार फिर से थंबनेल देख लेते दोस्तों। एक चीज़ छूटी जा रही है कि अदर स्टेट वाले जो इसमें एलिजिबल हैं, तो वो तो मान लो कि अदर स्टेट वाले आराम से एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। इतना बस याद रखना, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जनरल बिल्कुल अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, जैसे बिहार में एलिजिबल है, जैसे यूपी में एलिजिबल है, वैसे राजस्थान में भी एलिजिबल हैं, बशर्ते वो जनरल में ही काउंट होंगे। उनका रिजर्वेशन किसी भी स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, किसी भी छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगा। ना तो यूपी में मिलता है रिजर्वेशन, ना तो बिहार में रिजर्वेशन मिलता है, ना तो राजस्थान में मिलेगा, ना तो झारखंड में मिलेगा। अदर स्टेट को कहीं भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो यह थी सारी चीज़ें की अपडेट, और आप लोगों का एनालिसिस हो गया पूरा नोटिफिकेशन का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। जानकारी ठीक लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और जिसको ज़रूरत हो तो यह वीडियो ज़रूर सेंड कर देना, क्योंकि इसमें बारीकी से चीज़ें बताई गई हैं। और कहीं भी डाउट लगे दोस्तों, कहीं भी क्या है डाउट आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, और या तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, मेरा नंबर पर्सनल निकालना, मुझे मैसेज करना कि भैया ऐसी ज़रूरत है, ये चीज़ें हमको बताइए। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, कहीं से भी कोई चीज़ से छूटा नहीं रखा जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल पर भरोसा किया है तो चैनल 100% आप लोगों को देने के लिए तैयार है, हर चीज़ से, किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय राजस्थान।